नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है बसंत। बसंत जी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास के रहने वाली हैं। इनके साथ ये जो घटना घटी थी, ये कहानी बनी थी, वो साल था 2003 का। बसंत जी का परिवार विशेष बड़ा नहीं था, छोटा परिवार था। उनके पिता रिटायरमेंट आ चुके थे, अपने घर पर रहते थे और उनका एक छोटा भाई था, उनसे 5 साल छोटा। और उनकी एक बड़ी बहन थी जो उनका शादी ब्याह हो चुका था, अपने घर जा चुकी थी। और बसंत जी का जो उम्र था लगभग 25 साल का हो चुका था। वो भी नौकरी करना चाहते थे, नौकरी के जुगाड़ में थे। और जब खाली समय हो उनके पास में था तो वो ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, अपने बाइक से जाते थे और बच्चे के साथ ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन उनकी जो माँ थी ना, तुनक मिजाज थी, थोड़ा हर बात पर गंभीरता से लेती थी। जो बात उनको पसंद नहीं आती थी उस पर अपना इतराज जताती थी। अगर उनके बात का कोई विरोध ना करे तो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता था। लेकिन उनके बात का कोई विरोध कर दे कि हाँ ये आपने जो बोला है सही नहीं है, तो वो भड़क जाती थी। भड़कने का मतलब अब उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ा जाता था, चला जाता था। कहने का मतलब किसी के काबू में नहीं आती थी। हाँ, खास करके बसंत जी के जो पापा थे ना, जब वो कोई मजाक में बात कर देते थे, अब बसंत जी को माँ को लगता था कि मेरे बारे में कुछ बुराई की है, तब वो ज़्यादा भड़क जाती थी। बसंत जी तो गए थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, शाम का टाइम 3 बजे से, आज जब लौटते थे तो 6 बज जाता था। घर में उस टाइम में उनके पापा थे, मम्मी थी और छोटा भाई था। किसी बात पर पापा मम्मी के बहस हो गई थी और वो बहस कुछ ज़्यादा ही हो गई। पापा तो शांत हो गए थे, लेकिन मम्मी का एक बार जो पारा गर्म हो जाता था वो जल्दी से काबू में नहीं आता था। और जब ऐसा होता था तो अपने मायके भागती थी, यानी मामा के घर। छोटे भाई को साथ में लिया कि चल मेरे साथ निकल। पापा जी जो थे रोकते ही रह गए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो रुकी नहीं। उस टाइम मैं, यानी बसंत, मेरा नाम बसंत है, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था बच्चों के साथ में। आज जब मैं घर लौटता हूँ, घर में मैं माँ को नहीं देखता हूँ, छोटा भाई को नहीं देखता हूँ। पापा एक चारपाई पर उदास बैठे हुए थे। हाँ, तब मैं पापा से पूछता हूँ कि पापा मम्मी और छोटा कहाँ गया है। पापा कुछ देर तो बोल नहीं पाते। तब मुझे मन में डाउट हो जाता है। तब मैं पूछता हूँ कि पापा मम्मी से झगड़ा हुआ क्या आपका। तब पापा कहने लगे कि हाँ बेटा, झगड़ा नहीं हुआ था, छोटी सी बात थी, मैं तो मजाक में लिया था, लेकिन तेरी मम्मी भड़क गई। देख तेरे छोटे भाई को लेकर के चली गई है मामा के यहाँ तेरा। जब मैं सुनता हूँ ना तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ का व्यवहार। हर बात पर भाग जाती है, मामा के घर चली जाती है, धमकी देती है कि मैं चली जाऊंगी, और चली भी गई। मैं कई बार उनको रोका हूँ, मेरी बात को मान लेती थी। अगर उस टाइम मैं घर पर होता ना तो ये मामला बनता ही नहीं। मैं उनको समझा बुझा देता और वो शांत भी हो जाती थी। लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए गया था ना, मैं उस टाइम था ही नहीं। मैं कहूँ ना कि मेरा दिमाग चकरा रहा था। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि छोटी छोटी बात पर माँ रूठ करके अपने मायके चली जाती है, यानी मेरे मामा के घर पर। अच्छी बात नहीं है। और उन टाइम में मेरे मामा की जो स्थिति थी ना, कुछ ठीक में नहीं थी, संकट से गुजर रहे थे। और उस टाइम पर उन पर जा कर के बोझ बनना अच्छी बात नहीं थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे लगा कि ना, मामा के घर चलना पड़ेगा। मैं अपने पिताजी से बोलता हूँ कि पिताजी मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। हाँ, तब वो मना करते हैं कि बेटा देख, शाम हो चुकी है, ठीक नहीं है, सुबह चले जाना। लेकिन मैं अपना जिद पर जब अड़ जाता हूँ ना तो मैं भी किसी का नहीं सुनता। मैं पापा जी को समझा देता हूँ कि देखिए, मामा जी की हालत वैसी ही दयनीय है। कितनी बार अब हमसे आपसे पैसा लेके गए हैं, आप समझ सकती हैं ना। उनके घर पर मम्मी को जाने का क्या मतलब है।
मैं जा रहा हूँ, इसी टाइम निकल रहा हूँ। अब मैं रात में ही मम्मी को लेकर के और अपने भाई को लेके आ जाऊँगा। तब मेरे पापा समझाने लगे कि ठीक ठीक है बेटा, तू चला तू जा, लेकिन वापसी मत आना। रात को वहीं मामा जी के घर पर रुक जाना और सुबह उन लोगों को बस में बिठा देना और तुम अपनी बाइक लेके चले आना। मैं अपने पापा को बात को मानता था और मान भी गया कि ठीक है पापा। लेकिन जब मैं पूछने लगा कि पापा रात में क्यों नहीं लौट सकता, रीज़न क्या है, तब कहने लगे कि पापा बताने लगे कि देख, जो मेरा ससुराल है ना, वहाँ के आसपास के इलाकों में लोग बाग बताते हैं कि भूत प्रेत ज़्यादा दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ वहाँ पर रहती हैं जो लोगों को भरमा देती हैं, धोखे में डाल देती हैं और उनके साथ बुरा सलूक करती है। कई बार बेटा लोग बाग मरते मरते बचे, और इसलिए मैं तुम्हें ये सब बातें बता रहा हूँ। जब मैं पापा की बात सुनता हूँ ना, तो मैं तो ट्यूशन पढ़ाता था, बच्चों को शिक्षा देता था। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई। अब मैं कहने लगा, पापा आपने कभी भूत प्रेत को अपनी नज़रों से देखा है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती है? पापा मुझे डांटने लगे और कहने लगे, भूत प्रेत होता है, लेकिन तू ज़्यादा पढ़ लिख गया है ना, इसलिए तू भूत प्रेत को महत्व को समझता नहीं है। भूत प्रेत होते हैं बेटा। ये बहस लंबा चलनी थी। ऐसे मेरे साथ में पापा का बहस होती थी, लेकिन बहस का मतलब कि टाइम खराब खोना। मैं अपने पापा को समझाता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ, बाकी बहस हम आने के बाद में कर देंगे। अब मैं साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत इस दुनिया में नहीं होते। पापा मुस्कुरा के कहने लगे, जा, जब आएगा तब हम विषय में बात करेंगे। मैं अपने बाइक अब लेकर के चल पड़ा। शाम हो चुका था, अंधेरा होने लगा था। अब मुझे पता था कि मैं कितना भी तेज चलाऊं ना, तो 10 बजे से आसपास पहले मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। कुछ रास्ता कच्चा पक्का था, तेज बाइक भगा नहीं सकता था, और ऊपर से बरसात का मौसम था। मुझे इसी बात का चिंता थी कि कहीं मैं बरसात में फंस गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कि कभी कभी पानी पड़ने से मेरी बाइक बंद भी हो जाती थी। मुझे इसी बात का टेंशन था। और वहाँ पर अब रात के टाइम में कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। मैं डरा हुआ था, लेकिन जोश जोश में तो मैं निकल गया था। लेकिन रास्ते में जब बादल मंडराते हुए आसमान में दिखने लगे, तो मेरा डर वाकई में महसूस होने लगा कि कहीं बारिश हो गई, बाइक रुक गई, तो मैं ना तो घर के रहूँगा ना घाट के रहूँगा, फंस जाऊँगा बीच में। लेकिन मैं जोश में था, लेकिन होश में था। चलता रहता हूँ। मामा जी के घर मैं गए हुए बहुत साल हो गया था, और जब उस इलाके में पहुँचता हूँ ना, तो वाकई में 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। एक तिराहे पर जाकर के मैं रास्ता समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत दिन अब हो चुका था ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन से रोड पर मामा जी के घर हैं। यहाँ तो 3 रास्ते हैं, किस रोड पर जाऊँ? कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा उस जगह पर। और ऊपर से आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे थे, बिजली चमक रही थी। कभी भी हो सकता था कि बरसात हो जाती। मैं डरा हुआ था बाइक को लेकर के। बरसात के मतलब कि पानी की बूंद पड़ते ही, बारिश होते ही मेरे बाइक में ना जाने क्या ऐसी कमी थी जो बंद हो जाती थी। मैकेनिक ही उसको सुधार सकता था, इसलिए मैं डरा हुआ था। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु बारिश रोक देना, अभी बारिश मत होने देना। जब मैं अपने मामा जी के घर पहुंच जाऊं तो बेशक रात भर बारिश होना, मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब रास्ता मैं गलत चुन लिया था। मैं अंदाज़ा लगाया कि यही होगा बाएं वाला रास्ता, अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन मैं रास्ता गलत ले लिया था। मुझे बीच वाले रास्ते पर निकलना चाहिए था। अब काफ़ी दिनों के बाद में आया था ना, तो कुछ बदलाव भी हो गया था वहाँ पर। कुछ मकान वकान उस तिराहे के पास में बन गए थे, दुकान बन गया था, पहचान में नहीं आ रहा था। अब मैं रात के टाइम वहाँ पर कोई अब बताने वाला भी नहीं था। मैं भटक गया रास्ता। जब मैं बाएं वाले रास्ते पर चलने लगा ना, मुझे लगा कि बस 5-10 मिनट में मामा जी के गांव आ जाएगा। लाइटें वाइटें सब जलती हुई दिखाई दे देगी गांव का, बस पहुंच ही गया। लेकिन जब मैं आधा घंटा से ऊपर बाइक चला लेता हूँ और जब मामा जी के गांव नहीं आता है, तब मैं सोच में पड़ जाता हूँ, कहाँ गया मामा जी के गांव? तब मुझे ध्यान में आता है कि अरे, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। सच कहूँ ना, उस टाइम मैं सिर्फ बाइक को रोक देता हूँ,
सोचने लगता हूँ, आसपास देखने लगता हूँ कि मैं वाकई में रास्ता भटक गया हूँ या मामा जी का गांव आगे है। लेकिन वहाँ पर भी अंधेरा था। जिस जगह पर बाइक रोका हुआ था, थोड़ी ही दूरी पर एक घर जैसा, या जिसे रोड के अब किनारे में कोई दुकान बना लेता है, अब पीछे में घर होता है, ऐसा ही एक घर या दुकान समझ लेते हैं, वैसे ही था। उसमें रोशनी जल रही थी। और मैं जब तक सोचता कि मैं क्या करूं, पूछूं कि क्या करूं, वापस लौट जाऊं, और तब तक बरसात धड़ाधड़ शुरू हो गई थी। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, और एक तरह से मैं बारिश में भीग सा गया था। जब तक मैं अपने को सर छिपाने की कोशिश करता, लेकिन वहाँ सर छिपाने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस एक वही रोड के किनारे घर कह लें, दुकान कह लें, वही नज़र आ रहा था। अपनी बाइक लेके भागता हूँ, तब तक मेरी बाइक अभी स्टार्ट थी। अभी बारिश में तो बूंदें पड़ चुकी थी, बारिश बाइक भीग भी चुकी थी, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुई थी। मुझे इस बात का खुशी था। अब मुझे लगा कि कुछ देर बारिश इस पर पड़ेगा तो बाइक बंद हो जाएगी। अब मैं ऐसा चाहता नहीं था कि मेरी जो बाइक है बंद हो जाए। यहाँ तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वो उस बरामदे में जहाँ वो दुकान था, घर था, वहाँ एक छप्पर लगा हुआ था बरामदे की तरह में। मैं उस बरामदे में चला जाता हूँ, छप्पर वाली जगह पर बाइक भी अब अंदर खड़ा कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से बाइक अब उसमें समा पाती है। अब मैं भी होठ में खड़ा हो जाता हूँ। बारिश जोर पकड़ लेती है, धड़ाधड़ बारिश चलने लगती है, बिजली चमकने लगती है। तब मैं ध्यान करता हूँ कि मैं जिस जगह पर हूँ, यहाँ तो रोशनी जल रही है, मतलब ये घर परिवार है, दुकान है। अब रात हो चुकी है, इसलिए दुकान बंद हो चुकी होगी, मुझे यही अंदाज़ा लगा था। लेकिन जब बिजली चमकती है और कुछ देर के बाद शांति हो जाती है ना, तब मुझे लगा कि उस घर में परिवार है, भाई, रोशनी है। मुझे कुछ घुंघरू की आवाज़ जैसी सुनाई पड़ी थी, जैसे कोई औरत पाजेब पहन के चलती है। वो आवाज़ मुझे सुनाई दिया, क्योंकि मैं दरवाजे के साथ ही खड़ा हुआ था। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं इस जगह पर अकेले नहीं हूँ। ये घर है, इसके अंदर परिवार भी होगा। बारिश लगातार चल रही थी और अचानक उल्टी हवा बहने लगी। अब मैं जिधर वोट में खड़ा था, उधर ही बारिश का झोंका अब आके गिरने लगा। बाइक भी भीग गई और मैं भी, वो पहले ही भीग चुका था और भीग गया था। ठंड का एहसास होने लगी, हवा तेज तेज चलने लगी। मुझे लगा कि ऐसे ही मैं खड़ा रहूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। अब मैं सोचने लगा कि मैं दरवाज़ा खटखटाऊँ या न खटखटाऊँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था किसी के घर पर जा कर के, वो भी रात के टाइम में। लोग क्या सोचेंगे। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मैं सोचा कि चलो अब तो भीग ही गया हूँ, कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर बारिश बंद हो जाएगी तो मैं लौट जाऊँगा उस तिराहे पर, और फिर सही रास्ता पकड़ करके मामा जी घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन बारिश बंद हो तब ना। बारिश झमाझम झमाझम गिरती जा रही है और मैं भीगते जा रहा हूँ। बाइक भी भीगती जा रही है, उल्टी हवा चलने लगी थी। अचानक पीछे से जब एक खनकती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है, अतः मैं पीछे देखने पर मजबूर हो जाता हूँ। जो मैं दरवाज़ा बंद देखा था, वो दरवाज़ा खुल चुका था। अंदर रोशनी भरा हुआ था, और रोशनी में मुझे एक खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कपड़ा तो कोई खास महंगा नहीं था, लेकिन जैसे भी पहन रखी थी, बहुत ही शानदार लग रही थी। और वैसी लड़की मैंने अपने एरिया में कभी देखा तक नहीं था। ऐसी खूबसूरत, सबसे खूबसूरत उसकी आंखें थी। जैसे उस आंखों में देखता हूँ ना, ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही लड़की तो मुझे पसंद है। अगर मैं शादी करूँगा तो ऐसी ही लड़की से करूँगा। कितनी खूबसूरत है, और ऊपर से खनकती हुई उसकी आवाज़। मैं तो उसको देख करके एकदम, जैसे मैं ना बोल रहा था ना हिलडुल रहा था। और तब वो दोबारा बोलती है, सुनिए सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ, आप बारिश में भीग रहे ना, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। मैं जादू से बंधा हुआ, जैसे उसकी आवाज़ थी और जैसे उसकी सौंदर्य, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उस चौखट के अंदर कदम रख देता हूँ। तब मैं अंदर देखता हूँ, एक बड़ा सा हॉल जैसा है। एक तख्त बिछा हुआ है, पुरानी दरी बिछी हुई है। अब पीछे में
अब कुछ बर्तन भाड़े रखे हुए हैं। देखने में वो घर जैसा ही दिख रहा है, दुकान उसमें तो कोई मुझे नज़र नहीं आया। तब मैं अब पूरा नज़ारा लेकर के अब उस लड़की की तरफ देखता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि देखिए, ये बारिश मुझे नहीं लग रहा है कि रात भर रुकने वाली है। आप यहाँ पर रुक जाइए। कौन है आप, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? वो सब कुछ पूछती है। सब कुछ मैं बता देता हूँ कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और इस जगह पर आकर के जैसे ही बाइक रोकता हूँ, बारिश शुरू हो जाती है। मैं तो अब फंस चुका हूँ। लड़की हंसने लगी। कहाँ फंस गए? बिल्कुल सुरक्षित जगह पर है। ये आप ही का घर है। आप रात यहाँ पर, जब तक बारिश ना रुके, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। देखिए, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा परिवार है। मेरा जो मम्मी पापा हैं और मेरी जो बहन है ना, पास के गांव में गई हुई है। वहाँ पर कुछ फंक्शन है और वो लोग लौटने वाले थे, लेकिन तब तक बरसात हो गई है। शायद वो भी लोग रुक चुके हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरे पापा का कुछ कपड़े हैं, कुर्ते पजामे देती है। ये जो भीगे हुए कपड़े आप उतार दीजिए, कुर्ता पजामा पहन लीजिए, अपना ही घर समझिए। मैं उस लड़की की बेबाकी से बोल रही थी। शर्म हया जैसे उस पर कुछ असर ही नहीं कर रहा था। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, और वो भी एक कमरे में, और वो भी सुनसान, बरसात हो रही हो। अगर दूसरा कोई देखेगा तो उसके मन में तो पाप आएगा। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था। मैं बच्चों को शिक्षा देता था। अब मैं अपने आप को संभाल लिया। हाँ, उसके जादू में जरूर फंसा हुआ था, वैसे थी ही, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल रखता हूँ। हाँ, कहता हूँ कि रहने दीजिए ना, ये आपका पापा का है, अगर आ गए तो वो क्या पहनेंगे। हाँ, तब वो कहने लगी कि और भी हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप पहन लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मुझे ज़बरदस्ती कुर्ता पजामा दे देती है। अब मैं मजबूर हो जाता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की के सामने अपना कपड़ा कैसे बदल सकता हूँ? शायद वो भाप गई थी। हाँ, तब हंसते हुए कहने लगी, मैं अपना चेहरा घुमा लेती हूँ, आप अपना कपड़ा चेंज कर सकती हूँ। मैं डरते डरते उसकी तरफ देखते हुए कि कहीं पीछे मुड़कर तो नहीं देख रही है। हाँ, तब मैं कपड़ा बदलता हूँ। अपने गीले कपड़े अब पास के खूंटी पर टांग देता हूँ कि चलो, अब कुछ देर के बाद में थोड़ा बहुत पहनने लायक हो जाएगा। हाँ, फिर मैं अभी भी खड़ा होता हूँ। तब वो कहती कि आप खड़े क्यों हो, आप उस तख्त पे बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आपको लग रहा है ठंड लग चुका है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरे पास में इस टाइम दूध नहीं है। लाल चाय बनाऊंगी, और लेकिन जब आप पियोगे ना, तो आप भी मान जाओगे कि मैं चाय बनाती हूँ। मुस्कुराते हुए, एक अपनापन था उस लड़की में। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई अनजान उसके लिए हूँ, जैसे मुझे सालों से जानती हूँ, लेकिन मैं उसको अनजान समझ रहा था। मैं टीचर था, अब बच्चों को शिक्षा देता था। अब उसका इतना खुलापन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अरे भाई, मेरी जगह पर कोई और भी हो सकता था, कोई बदमाश भी आ सकता था। वो लड़की अकेली जात है, इस घर में अकेले हैं, उसका परिवार अभी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता था। मैं वही चीज़ अपने मन में ध्यान कर रहा था और डर भी रहा था कि देखो ना, अकेली है, अगर उसके माता पिता आ जाएंगे, और तब वो क्या सोचेंगे। मन में आशंका तो थी, ऐसा डर था। लेकिन लड़की चाय बना के ले आती है और कहती, आप पी के देखो, बताओ कैसा स्वाद है। वाकई में जब चाय का घूंट लेता हूँ ना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्वाद आता है। ऐसा चाय तो मैंने कभी पिया नहीं था। आनंद आ जाता है, शरीर में एक गर्माहट सी होने लगती है। हाँ, मैं उस तख्त में बैठ जाता हूँ और उसके बाद वो बातचीत करना शुरू कर देती है। किस लिए गए थे, किस लिए आ रहे थे, मतलब सब कुछ पूछना चाहती है। अब उसके पास में वक्त ही था, अब मेरे पास में ही वक्त था। मैं अपने बारे में बताने लगता हूँ, पूछने लगती है क्या करते हो, सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, तब वो कहती है कि देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैं आपके लिए खाना तो नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आपको भूखे ही सोना पड़ेगा। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि आपने जो चाय पिलाया है ना, मुझे उससे पेट भर गया है। अब मुझे भोजन की ज़रूरत नहीं है, शरीर में गर्माहट आ चुकी है, अब मैं आराम से रह पाऊँगा। मुझे अब कोई भूख की चिंता नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ, तब वो नज़दीक आ जाती है। हाँ हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, एक ही तख्त है, तो आप कहाँ सोएगी और मैं कहाँ सोऊंगा। हंसते हुए कहने लगे, इसमें क्या है, जिस तख्त पर बैठे हो उसी पर सो जाओ, मैं तो दरी बिछा के सोती हूँ।
और वो चली जाती है पीछे वाले कमरे में। और फिर एक दरी निकाल के दिखाती है कि मैं तो इसी पर मैं सोती हूँ। इस पर तो मेरे पापा और मेरे और भी परिवार सोते हैं, लेकिन मेरा तो बिछावन सब कुछ ये दरी है। मैं ज़मीन पर ही सोती हूँ। मेरी आप टेंशन मत करो, आप आराम से सो जाओ। मुझे थकावट महसूस हो रही थी और ऊपर से मैं गीला हो चुका था। अब उस बरसात की रात में ठंड का एहसास भी होने लगी। मुझे लगा कि मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन वो भीगने का असर था। मैं पूरी तरह से भीग चुका था, गीले कपड़े पहन रखा था। इसी वजह से मुझे लगा कि सर्दी का हमला कहीं हो ना गया हो, क्योंकि ठंड मुझे महसूस होने लगा। शायद लड़की मेरे मन का बात को भांप गई थी। कहने लगी, देखिए मेरे पास में कंबल है, मैं आपको कंबल दूँ क्या? ऐसा लग रहा है कि आप ठंड लग रहा है, अब बारिश का असर आप पर अब हो चुका है। तब मैं कहता हूँ, नहीं नहीं रहने दीजिए, अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मैं खुद ही मांग लूँगा। मैं करवट बदल करके जो सामने लड़की ज़मीन पर सोई थी मैं उसकी तरफ मुँह नहीं करता हूँ। करवट फेर करके दूसरी साइड दीवार के साइड अपना चेहरा करके और सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। इतनी सुंदर, चंचल थी, बेबाक थी, डरती तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ऐसी ही मुझे पत्नी चाहिए, जो किसी से ना डरे, अपनी दिल की बात हर किसी से कह सके बिना डरे हुए। ऐसे ही मुझे अपनी पत्नी चाहिए। और यही सब मन में सोचते हुए मैं पलट कर नहीं देखा, और उसके बाद मैं उसी का चेहरा अपने दिमाग में बिठाए हुए कब मैं सो चुका था, मुझे तो एहसास तक नहीं हुआ। जब मेरे शरीर में कुछ हलचल होता है तब मेरी आंखें खुल जाती है। तब मैं देखता हूँ वो लड़की कंबल ओढ़ा रही है। मुझे सर्दी का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं जाने कैसे सोया पड़ा था। मुझे अपने शरीर का होश नहीं था। मुझे ठंड लग चुकी थी भीगने की वजह से, और ठंड से मैं कांप रहा था। शायद लड़की ने भांप लिया था कि मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझे गर्मी की ज़रूरत है। और वो कंबल मुझे उड़ा देती है और फिर चली जाती है अपने बिस्तर पर। इतना तो मुझे पता है। इसके बाद जब गर्मी लगता है, कंबल का एहसास मुझे अब वो सब महसूस होता है, और फिर मुझे नींद आ जाती है। मैं सपनों की दुनिया में खो जाता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ इस कंबल में, कोई है मेरे साथ में। अब उस घर में उस खूबसूरत लड़की के अलावा तो कोई तीसरा नहीं था इस वक्त में। तो कौन हो सकता है? क्या वही लड़की इसी कंबल में आ चुकी है? क्या उसको भी ठंड लग रहा है, इसलिए वो मेरे पास में आ गई है? अभी तक मैं मुड़ा नहीं था, जिधर दीवार के साइड में अपना सर किए हुए था वैसे ही था। और वो लड़की मेरे कंबल में आ करके अब मुझे अब एक तरह से कोली से पकड़ रखी थी, अपनी बाहों से पकड़ लिया था, जैसे चिपक गई हो। मुझे उसके शरीर का गर्मी का एहसास होने लगा, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि देखो ये लड़की का मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मन में सब सोचने लगा कि नहीं ये गलत है, इस लड़की को तो मेरे बिस्तर पर होना ही नहीं चाहिए था। मैं एक पुरुष और वो एक स्त्री है, दोनों साथ में रहेंगे तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगती है, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उस एहसास में मैं खो जाता हूँ। अब फिर दिन दुनिया सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से गलत है या सही है। उस टाइम मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। वो मुझे बस यही लगता है कि वो स्त्री है, हाँ मैं एक पुरुष हूँ। अब दोनों का मिलन हो चुका है। सच कहूँ ना, उसके बाद मुझे ग्लानि सी लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन मैं जब चेहरे को देखता हूँ उस लड़की को, आंखें बंद करके जैसे गहरी नींद में सो चुकी हो, बड़ा मासूम उसका सूरत लग रहा था। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। चलो जो हुआ इसकी मर्जी से हुआ, मैंने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। अब फिर मैं अब सो जाता हूँ, जैसे मेरी आंख लग जाती है अपने आप ही। ये सब किसी जादू से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उस घर में प्रवेश करने के बाद जो वो लड़की चाह रही थी ना, वही सब मेरे साथ में हो रहा था। और वो अपनी मनसा को पूरा कर लिया था। और इसके बाद आराम से खर्राटे
मुझे भी थकावट हो रही थी, नींद मुझे भी आ गई थी। मैं सो चुका था। आज जब मेरी आँख खुलती है तो ऐसा लगता है कि सुबह हो चुकी है, बारिश भी बंद हो चुकी है, क्योंकि बारिश की शोर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैं सोचा कि मैं उठ जाऊं। जैसे ही पलटता हूं, उस लड़की का चेहरा जो खूबसूरत था, जिसको देख करके मैं मर मिट चुका था, अब मुझे लगने लगा कि ऐसी लड़की से मुझे शादी करना चाहिए। और जब उसका असली चेहरा देखता हूँ ना, तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। मैं चीखने की कोशिश करता हूँ, चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गले में आवाज़ घुट सी जाती है, आवाज़ बाहर नहीं निकलती है। मैं कांप जाता हूँ। इतना भयानक चेहरा मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। इतनी बदसूरत थी वो। मुझे पापा की कही हुई बात याद आ जाती है कि बेटा, उस इलाके में कुछ आत्माएं, प्रेत आत्माएं और कुछ बुरी शक्तियां भी घूमती हुई नजर आती हैं। और वो शरीफ बच्चों को, शरीफ लड़कों को, शरीफ इंसान को अपने जाल में फंसा लेती है। क्या मैं उसी जाल में फंस चुका हूँ? मैं कांप जाता हूँ। मैं आवाज़ चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आवाज़ मेरे गले से चिपक जाती है। और जब मैं उठने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि तख्त मुझे पकड़ रखा है। तख्त, जिस तख्त पर मैं सोया हुआ था, वो तख्त मुझे चिपका रखा है, मुझे हिलने तक नहीं दे रहा है। ऐसा आभास होता है तो ऐसा लगता है कि मेरा प्राण ना निकल जाए। इतना मैं डर जाता हूँ। चीखने का मन करता है, लेकिन चीख नहीं सकता। चिल्लाने का मन करता है, चिल्ला नहीं सकता। हाँ, वो भयभीत हो जाता हूँ, पूरा बदन कांपने लगता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, तभी वो जो लड़की मेरे बगल में खूबसूरत जो सोई हुई थी, अब उसका चेहरा खूबसूरत नहीं था, बहुत ही भयानक बदसूरत चेहरा हो चुका था। वो अपनी आँख खुलती है। जिस आंखों पर मैं मर मिटा था, वो आंखें इतनी बदसूरत होगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी बड़ी डरावनी आंखें। आज जब मुझे घूरने लगी, और फिर जैसे आभास हो गया कि मैं अपने होशो हवास में आ चुका हूँ, और तब गुर्राते हुए बोलती है, अभी कहाँ, अभी सो जा, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो आधी रात हुई है, अभी मेरा पेट भरा नहीं है, मन भरा नहीं है, अभी तो सो जा, यहाँ से तो हिल नहीं सकता। जब ये बात बोलती है ना, तब मुझे तो और यकीन हो गया कि मैं इस घर से जिंदा तो नहीं निकल पाऊंगा। मुझे आवाज हो चुका था। तखत मुझे पकड़ रखा था, चिपका रखा था, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तो अब मैं क्या करूंगा? और ऊपर से लड़की जिस भाव से मुझे बोलती है, खूंखार लड़की, मैं और कांप जाता हूँ। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अब मेरा कौन बचाएगा? कौन मुझे बचाने के लिए इस घर में आएगा? मैं तो सचमुच एक भूतिया घर में फंस चुका हूँ। ये सब मेरे साथ में इसने खेल किया है। ये मेरे साथ में माया जाल बुना है। मुझे अपने आप को इतनी खूबसूरत दिखाया, इतनी शरीफ दिखाया, लेकिन आखिरकार अपने औकात पर आ गई ना। अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैं डर जाता हूँ, और वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसका नींद पूरा नहीं हुआ हो और सोना चाहती हो। लेकिन मेरी नींद तो उड़ चुकी थी। मैं कांप रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। अब मुझे कौन बचाएगा? शायद मैं अपने मामा के घर जा नहीं पाऊंगा। मैं अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाऊंगा। मेरा खेल इसी घर में खत्म हो जाएगा। मेरे परिवार मुझे ढूंढ नहीं पाएगा कि मैं हूं कहां पर, मेरे साथ में क्या हुआ। ऐसे ऐसे बुरी बातें मुझे याद आने लगती हैं। अब मुझे लगता है कि ये सब जो मैं सोच रहा हूँ, ये बिल्कुल सही होगा, ऐसे ही होगा। ये खूंखार जो लड़की है, जो मेरी अब जान ले लेगी, अब मुझे यहाँ इस घर से जाने नहीं देगी। ये कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई ऐसी ही है शक्ति, बुरी शक्ति। अच्छी शक्ति तो हो ही नहीं सकती है। अब मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था। मेरे इस विषय पर मेरे पिता से बहुत सारी बहस हुआ करती थी। पिता मुझे समझाते थे कि देख बेटा, इन शक्तियों को भी मना कर, भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन मैं कहता है कि मैं भगवान को तो मानता हूँ, लेकिन इन शक्तियों को मैं कभी देखा नहीं, तो मैं विश्वास में नहीं करता हूँ। हाँ, तब मेरे पापा मुझे डांटते हैं, भगवान देखा है? मैंने बोला हाँ, फिल्मों में देखा, सीरियल में देखा है। मेरे पापा हंसने लगते थे। कहते थे बेटा,
अब ये भी शक्ति होती, तू मेरी बात को क्यों नहीं मानता। तभी मैं उनकी बात को मैं हंसी में उड़ा देता था। लेकिन आज लगने लगा कि मेरे पापा बिल्कुल सही थे और मैं गलत था। मुझे उनसे लड़ना नहीं चाहिए था, उस विषय पर बहस नहीं करना चाहिए था। पापा मुझे बताते थे कि बेटा कभी किसी भूतिया चक्कर में पड़ जाओ ना, तो एक ही सहारा होता है, वो होते हैं बजरंगबली। अब उनका हनुमान चालीसा तुम पढ़ो, उनको अब दोहराओ, देखना तुम्हारे पास में कोई न कोई मदद जरूर आएगी। अब मैं वही बात सोचने लगता हूँ कि पापा ने जो बोला था, क्या मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं? क्या उससे मेरी मदद मिल जाएगी? क्या इस घर से मैं जिंदा निकल पाऊंगा? और वही सोचने लगता हूँ। अब मैं सोचने लगता है कि मैं चलो अब शुरुआत करता हूँ। आवाज़ तो निकल नहीं रही थी। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा बिल्कुल मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं कभी कभी पाठ किया करता था हनुमान चालीसा का पिताजी के साथ में, मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन आज तो जैसे दिमाग में था ही नहीं। वो हनुमान चालीसा मेरे दिमाग से कहाँ उड़ चुका था, कुछ भी पता नहीं। मेरा दिमाग जैसे एकदम ऐसा फटा जा रहा था, सर ऐसा फटा जा रहा था। अब मैं हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश कर रहा था। जितना याद करने की कोशिश करता, उतना ही सर दर्द तेजी से बढ़ता जाता था। मैं समझ गया इसमें भी इसी खूंखार प्रेतात्मा का कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। इसी की वजह से मैं हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तब तो मैं और डर चुका था। मुझे लगने लगा अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो मुझे कौन बचाने के लिए आएगा? कोई नहीं आएगा। अभी तो रात है, लेकिन जब मैं जगा था तो ऐसा आभास हुआ था कि सुबह हो चुकी है। और वही प्रेतनी कहती है कि अब सो जाओ, अभी अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो आधी रात हुई है। मतलब वो अभी भी मेरे साथ में कुछ खेल खेल सकती थी, और उसका जब हृदय भर जाता तब वो मेरे साथ कुछ बुरा कर सकती थी, मुझे मार सकती थी, मेरा खून पी सकती थी, ना जाने क्या क्या कर सकती थी। मेरे दिमाग में उस टाइम यही सब बातें चल रही थी, बुरी बुरी बातें। अच्छी बातें तो मुझे ध्यान ही नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि इस घर से कभी जिंदा निकल ही नहीं पाऊंगा। हनुमान चालीसा तो याद नहीं आ रहा था। तब मैं सोचने लगा कि ऐसा ना करूं, हनुमान जी को याद करूं। मेरे मन में एक ऐसा ही अब ख्याल आता है कि चलो हनुमान जी को याद करता हूं। मैं जैसे हनुमान जी से बातें करने लगा कि हे प्रभु, मैं संकट में हूं, इस घर में फंस चुका हूं, आप ही मेरा मदद कर सकते हैं। आपके अलावा मैं और किसी को जानता तक नहीं। हनुमान चालीसा मुझे अब इस टाइम याद नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं कि आप मुझे बचाने के लिए आ जाए। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, आप मुझे बचा लीजिए। बस हनुमान जी को मैं मन ही मन याद कर रहा था, और असर हुआ उसका। जो प्रेतनी लड़की मेरे सीने पर हाथ रख करके सोई हुई थी, उसका हाथ अब मेरे सीने से हट चुका था। ऐसा लगने लगा कि जैसे जो तखत मुझे चिपका रखा था वो भी मुझे छोड़ दिया है। अब मैं अब इधर उधर हिलने लगा था। जब इतना कुछ हो जाता है ना, तो मेरा जो दिमाग है ना, अब उसी लाइन में भागता है कि हाँ, प्रभु मदद कर रहे हैं, प्रभु मदद कर रहे हैं, मदद आ रही है, मदद आ रही है। अब फिर मैं उनका नाम लेने लगता हूँ कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, आपके अलावा मेरा है कौन? मैं फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर अकेले हूँ, अब दूर दूर तक यहाँ कोई है नहीं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और यही बात दोहराने लगता हूँ। और ये दोहराते हुए कुछ वक्त जरूर बीतता है, और तभी अचानक प्रेतनी अपनी बड़ी आंख खोल देती है और झटके से मेरे बगल से हट करके जमीन पर खड़ा हो जाती है। जैसे ही खड़ा होती है ना, तभी दरवाजे पर दस्तक देना कोई शुरू कर देता है। ठक 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 4 बार आवाज आती है। और जैसे ही आवाज आती है ना, वो प्रेतात्मा मुझे घूर के देखती है। बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, चेहरा इतना भयानक कि अगर अगर सही में मेरी जगह पर वहां पर और कोई होता तो उसका चेहरा देख करके ही बेहोश हो जाता। ऐसा उसका चेहरा था। लेकिन ना जाने मैं कैसे अभी तक होश में था। जब ठक ठक की आवाज सुनाई पड़ती है ना, तब वो मुझ पर चीखती है, तूने बुलाया है उसको,
तूने बुलाया है मदद कोई, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू इस घर से निकल नहीं सकता, तू बचेगा नहीं। और यही बात बोलती हुई पीछे की साइड में भाग लेती है, जहाँ पर शायद उसका बर्तन भाड़ा था, जहाँ पर वो चाय बना के आई थी, उसी जगह पर जाती है। इसके बाद नजर नहीं आती है। जैसे ही मेरी नज़रों से दूर होती है ना, तब मैं अपने आप को देखता हूँ। जो पजामा कुर्ता मैंने पहन रखा था वो मेरे बदन में तो था ही नहीं। मतलब वो एक माया थी, एक जाल था। और वो मुझे लग रहा था कि वो कपड़ा है, पजामा कुर्ता है, लेकिन मेरा तो बदन अब ऐसे ही था, बिना कपड़ों का। मैं तो खूंटी पर अपना कपड़ा टांग रखा था सूखने के लिए। मैं अब उस जो तखत था जिस पर मैं लेटा हुआ था, अब मुझे पकड़ा हुआ नहीं था, मैं उसे चिपका हुआ नहीं था। मैं आज़ाद हो चुका था। अभी भी मैं हनुमान जी का नाम ले रहा था, हनुमान चालीसा अभी भी याद नहीं आ रहा था। बस अपने प्रभु को याद कर रहा था कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। दरवाजे पर कौन दस्तक दिया है? मुझे लगा कि मेरे प्रभु ने किसी बंदे को भेजा होगा कि जा उस घर में जा, मेरा जो भक्त है फंसा हुआ है और उसको तू उस घर से बाहर निकाल ले। मैं जल्दी से खूंटी से टंगा हुआ कपड़ा पहनता हूँ और दरवाज़ा झटके से खोल देता हूँ। ठंडी हवा का चेहरा झोंका एक मेरे चेहरे से टकराता है। अब मैं अभी भी देख रहा हूँ तो बूंदाबांदी हो रही है। आसमान में अभी भी बादल दिखाई दे रहे हैं, दूर बिजली चमकती हुई नजर आ रही है। पीछे मुड़ता हूँ तो उस घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। वो जो लड़की थी वो अब उस घर में कहाँ गायब हो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं चौखट से बाहर निकल करके जहाँ मेरी बाइक थी, इधर उधर देखता हूँ कि कौन था दरवाजे पर। कोई तो आया होगा, लेकिन कोई नहीं नजर आ रहा है। उस जगह पर मैं दूर दूर तक देख देता हूँ, जब बिजली चमकती है ना, तब मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं उस टाइम तो कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मुझे लगा कि जो भी है, अब दरवाज़ा तो खुल चुका है, मैं आज़ाद तो हो चुका हूँ। अब चलो बूंदाबांदी हो रही है ना, मैं निकलता हूँ। अब मुझे ये भी डर था कि मैं अब बाइक लेके चलूँगा, कहीं बाइक रास्ते में बंद होगी। लेकिन उस टाइम मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। बाइक स्टार्ट करता हूँ और बाइक लेकर के अपने जिधर से आया था उधर वापसी हो जाता हूँ। पलट के देखता हूँ ना, तो वही लड़की दरवाजे के चौखट पर खड़ी हुई दिखाई देती है, बड़ी बड़ी आंखों से घूरती हुई। अब मैं और डर जाता हूँ, लेकिन मैं उसके जद से बाहर आ चुका था रोड पर। और मैं बाइक तेजी से, अब मैं मुड़कर देखता नहीं हूँ कि वो मेरे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं तेजी से बाइक, बूंदाबांदी हो रही है और उसी में चला रहा हूँ। बाइक भी मेरा साथ देता है उस टाइम में, बाइक बंद नहीं होता। आज जब मैं पीछे देखता हूँ ना, तो वो मेरे पीछे दौड़ लगा रही थी। जितना मैं तेजी से चल रहा था ना, उतना ही तेजी से वो दौड़ रही थी। अचानक जो हनुमान चालीसा का मैं भूल गया था ना, वो मेरे दिमाग में अब कौंधने लगा। जैसे कोई कह रहा था कि तेरे दिमाग में, तुझे याद है, तू पढ़ तो सही। और वही हनुमान चालीसा मैं शुरू कर देता हूँ, जोर जोर से पढ़ना। और जैसे पढ़ना शुरू करता हूँ, मेरे पीछे जो भाग रही थी ना, वो रुक जाती है, खड़ी हो जाती है। अब मैं उससे दूर निकलते जाता हूँ। आखिरकार जब मुझे दिखाई नहीं देती है, मैं उस तिराहे पर पहुँचा जहाँ पर अब एक दो दुकानें थी। सुबह अब शायद होने वाली थी या नहीं हुई थी, मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। अब जो आसमान था बादल से घिरा हुआ था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बूंदाबांदी टपक रही थी। अब मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे मामा जी का घर का रास्ता कौन है। हाँ, तब कुछ देर के बाद मुझे ध्यान आ जाता है कि ना, ये बीच वाला रास्ता है। इसी बीच वाले रास्ते से मैं आता था, जाता था। हाँ, तब मैं अपने मामा जी के घर गांव में पहुंचता हूँ। दरवाजे पर जाता हूँ, तब भी बूंदाबांदी हो रही होती है। दरवाजे पर दस्तक देता हूँ तो कुछ देर के बाद में मामा जी आते हैं। अब मुझे देख करके एकदम चौंक जाती हैं। अरे, इतनी इतनी भगत, वो भी आधी रात के आसपास में क्यों आया? सुबह में आ जाता, ऐसे क्या हो गया था? ये भी तो तेरा ही घर है, तेरी माँ गई तो इसका क्या मतलब हुआ? मामा जी उसी वक्त मुझसे लड़ने लगे थे। अब मैं कहने लगा, मामा जी मुझे अंदर तो आने दो। तब मैं अंदर आता हूँ। माँ भी अब जग चुकी थी, मेरा छोटा भाई भी जग चुका था, मामा जी का परिवार भी जग चुका था। इतना शोर होने के बाद में मामा जी तो मुझे डांट रहे थे। तब मैं शांत करने को कहता हूँ, मामा जी शांत रहिए, पहले मुझे बोलने तो दीजिए। अब इसके बाद मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ।
कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जो मैं उस वक्त में अब वहाँ पर सुना नहीं सकता था। मामा जी सुनते हैं ना, तो उनकी मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब मेरी माँ तो दौड़ के मुझसे लिपट जाती है। अब मेरा भाई भी उस टाइम में ऐसा ही करता है। मैं तो बस इस घर में आ गया था, वो भी जिंदा। जो पोजीशन मेरे साथ में चल रही थी, मैं जिंदा घर में पहुंच ही नहीं सकता था। वो ईश्वर की कृपा थी, बजरंगबली की कृपा थी कि मैं सही सलामत मामा जी के घर पहुंच गया था। उसके बाद हम लोग सो नहीं पाए थे। मामा जी का कहना था कि बेटा, मुझे तो अंदाजा यही लग रहा है कि जिस घर में तूने शरण लिया था रात को, वो भूतहा घर होगा। मैं मानता हूँ वो रोड पर है, किनारे पर है, शायद उसमें पहले कोई अब ऐसा कुछ दुकान होगा, कुछ नाश्ते पानी का दुकान होगा, नहीं चला होगा, अब खाली कर दिया होगा। अब उसमें कोई प्रेतात्मा का वास हो गई हो, जो तुम बता रहा। जब मामा जी बताने लगे ना, तो मैं और डर चुका था। मामा जी कहने लगे, अब तू डर मत, अब घर पर सुरक्षित है, अब तेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह मैं हनुमान मंदिर लेके चलूंगा बेटा, चिंता क्यों कर रहा है। आखिरकार सुबह पूरा परिवार मेरे साथ हनुमान मंदिर में जाता है, मामा जी के गांव में। पंडित जी मुझे झाड़ते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं और कहते हैं डरने को सकता नहीं है, सब कुछ सही है, आपका भांजा सुरक्षित है। कहानी जब मैं पूरा उनको सुनाया कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी थी, तब वो बजरंगबली की तरफ खुद ही हाथ जोड़ देते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही मालिक हो, इस बच्चे को आपने बचा लिया। आखिर वो बंद दरवाजे पर दस्तक किसने दिया था? 4 बार जो आवाज़ सुनाई पड़ी थी, वो कौन आया था? क्या बजरंगबली ने किसी को भेजा था कि जा, मेरा भक्त वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं उस पहेली को आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि उस रात में कौन आया था, और उसके आते ही सब कुछ सही हो गया था। और वो चुड़ैल जो थी, जो पिशाचनी थी, जो भी मैं उसको बोल सकता हूँ इस वक्त में, वो डर गई थी और तभी तो गायब हो गई थी। लेकिन वो मेरे पीछा नहीं छोड़ी थी, मेरे बाइक के साथ दौड़ती हुई आ रही थी। और जब मुझे पूरा हनुमान चालीसा याद आ जाता है, अब मैं जोर जोर से पढ़ने लगता हूँ बाइक चलाते हुए, और तब वो रुक जाती है और फिर वो मेरे नज़रों के सामने से गायब हो जाती है। तो आखिर वो दस्तक देने वाला कौन थी? मुझे तो लगता है कि शायद हनुमान जी ने किसी को भेजा था कि जा, मेरा भक्त संकट में है, और उसको संकट से उबार रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बसंत जी की। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा घटना हुआ हो, कोई अपनी आप बीती हो, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा।